हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो वीडियो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी से एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इस सन 2016 में वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो से है। ये फ्रेंड्स होते हैं ऊष्म व्यंजन। और बी ऑप्शन में दे रखा है य ये होते हैं फ्रेंड्स अंत्यस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। ऐसे ही बात करते हैं सी। सी में क्या है? छ, त्र, ग, उस्र। ये दे रखे हैं चार वर्ण। इन वर्णों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं च, छ, ज, झ। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इनको। और इनकी ध्वनि होती है तालव्य। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? तो इसका सही आंसर है गीतिका। और गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं बी मतलब सौटा। सौटा में कितनी होती हैं? 13 और 11 मात्राएं होती हैं। और सौटा का उल्टा होता है दोहा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही बात करते हैं छप्पय की। छप्पय में भी कितनी होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि विलोम शब्द चुनना है। जिसमें विलोम शब्द हैं वो प्रश्न सही, वो ऑप्शन ठीक है। बाकी जो गलत है उसको देखना है। घात का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिघात। ये ऑप्शन ठीक है। प्रसारण का संकुचन होता है, ये भी ठीक है। शाश्वत का सदैव नहीं होता, शाश्वत का क्या होता है? नश्वर होता है। तो इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बन जाएगा। ऐसे ही खग का क्या होता है विलोम शब्द? मृग होता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह दे रखा है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। तो क्या दे रखा है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत कहा जाता है। और जो अपनी बात न टाले उसको क्या कहा जाता है? अटल कहा जाता है। और जो अपनी, अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अच्युत कहा जाता है। न टूटने वाला क्या कहा जाता है? अटूट कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसको क्या कहा जाता है? अटल कहा जाता है। और जो दिया न जा सके उसे क्या कहा जाता है? अदेय कहा जाता है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स कहलाती है जिजीविसा। अब इसके अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविसा कहलाती है। जो जानने को उत्सुक हो उसको क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। और जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसको क्या कहा जाता है? जिगीषु कहा जाता है।
और जो प्यासा हो या पीने की इच्छुक हो उसको क्या कहा जाता है? पिपासु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड छठे क्वेश्चन को और देखते हैं संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही क्या होगा? सखी प्लस आगमन। फ्रेंड्स संधि को तोड़ने का मात्र एक ही तरीका है, यानी कि किसी भी शब्द में टूटेगा तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे सखी, सखी क्या होता है? फ्रेंड्स होता है। और आगमन क्या होता है? उनका आना। अब बढ़ते हैं अगले पर और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन। इसमें क्या है? यण विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब देखते हैं इसके नियमानुसार यदि ई और बड़ी ई या छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋण के बाद भिन्न कोई मतलब अलग स्वर आए तो ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ऊ और बड़ा ऊ का क्या बन जाता है? बै बन जाता है। और ऋण का क्या बन जाता है? रै हो जाता है। आप देख सकते हैं यद्यपि, यद्यपि को कैसे तोड़ा है उसने? यदि प्लस अपि। ऐसे ही प्रत्येक को कैसे तोड़ा है? प्रति प्लस एक। और प्रभेषणा को क्या कैसे तोड़ा है? प्रभु प्लस ऐसण में तोड़ा है। अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अभ्यंतरास अलंकार होता है। जैसे देखते हैं इसका उदाहरण। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट सुकंज चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहित भुजंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें में क्या पूछ रखा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना, यानी कि गलत क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है? कमायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये ठीक है। माता पिता पूजनीय है, तो देखो पूजनीय शब्द क्या है? गलत है। पूजनीय का ये आधा जय जो है ये आधा जय नहीं बनता, पूरा जय बनता है। और ऐसे ही आपका भविष्य उज्जवल हो, तो उज्जवल में दो आधा जय बनते हैं। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये वाक्य भी क्या कहलाता है? ठीक है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स छाया प्लस दार, यानी कि दो शब्द अगर मिलकर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। और देशज क्या होते हैं? जिनके टुकड़े न हो सके। और विदेशज कौन से होते हैं? जो विदेश से आते हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के हूबहू रखे जाते हैं। आप देख सकते हैं छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर से जैसे रेल, रेल शब्द कैसा है? अंग्रेजी का है। और गाड़ी कैसा है? हिंदी का है। तो इसके मिलकर क्या बन जाता है? रेलगाड़ी। ऐसे ही सील शब्द अंग्रेजी का है और बंद क्या है? फारसी का है। तो सील बंद हो जाता है। तो सील बंद कौन से शब्द हैं? ये है संकर शब्द कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? देखो क्या है? अमीर और गरीब। अमीर और गरीब समूह मिठास। देखो यहाँ पे क्या आ गया? मिठास। ये क्या है? भाव है। समूह क्या है? समूह को दर्शा रहा है। तो इसमें पूछ रखा क्या? पूछ रखा भाववाचक संज्ञा पूछ रखी है। ऐसे ही जमानी और खटास
ये भी क्या है, पुस्तक। देखो यहाँ पुस्तक और गंगा, गंगा आया तो यहाँ क्या है, यहाँ किसी का नाम है, तो नाम है तो भाव में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ये प्रश्न ठीक है, सी इसका ऑप्शन बनेगा। इसमें क्या है, सभी में भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नारीत्व हो गया, वीरता, थकान, समीपता और आदि। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। नीचे लोकोक्तियां और उनके दिए अर्थ दिए गए हैं, उनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। देखते हैं, आगे नाथ ने पीछे पगा क्या कहलाता है, बंधनहीन कहलाता है। सही है। तीन तेरा होना तो संगठित होना, तो नहीं, ये गलत है। तीन तेरा होना का अर्थ है तितर बितर हो जाना। एक टकसाल के टले हैं, सब एक जैसे हैं, ये ठीक है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या है, फूल की तरह खिलना, गलत। अति प्रसन्न होना, गलत। दुर्लभ वस्तु, हाँ ये ठीक है, दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल कभी कभी खिलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुर्लभ वस्तु। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में पूछ रखा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो के लिए विभक्ति है। अब के लिए किस में आता है, तो संप्रदान के लिए अपादान से क्या होता है, से अलग होने के लिए, और करण से होता है और कर्ता ने होता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, संप्रदान के लिए। 13वें प्रश्न पर बढ़ते हैं अब। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, स्थाई भाव, स्थाई भाव को कहा जाता है। और संचारी भाव के संख्या कितनी होती है, इनकी संचारी भाग की होती है 33। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तरंगा में कौन सा समास है, तो तरंगा, तो तरंगा अर्थ होता है द्विगु समास। जहां संख्या का बोध दर्शाया जाता है वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। त्रिफला, तो तीन फलों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिफला कहलाता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का देख लेते हैं, चार भुजाओं का समाहार क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो दोनों ऑप्शन ये किसके उदाहरण है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अव्यंतर का सही अर्थ है, तो अव्यंतर क्या होता है, किसी वस्तु का आभा, गलत। किसी वस्तु का बाहरी भाग, गलत कहलाता है। किसी वस्तु से भिन्न, नहीं। किसी वस्तु का भीतरी भाग, हाँ ये भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो काशिका कहाँ की भाषा बोली है, यह है वाराणसी की। तो वाराणसी में कौन सी भाषा बोली जाती है, काशिका बोली जाती है। वाराणसी, आजमगढ़ और इलाहाबाद जैसा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, काशिका के नाम से बोली जाती है। अब देखते हैं, सामूहार्थ शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तब का अर्थ फूलों का गुलगुस्ता होता है। गुलदस्ता जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, समूह को दर्शा रहा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं रचना, रचना भी पूछ रखी है। तो जूही की कली किसकी है, तो निराला जी की है।
इन्होंने अनामिका लिखी है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते, संध्या काकली है और अप्सरा है, प्रभावती है और चोटी की पकड़ है, लिली है और संकुल की बीवी आदि ऐसी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य को देखते हैं। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये वाक्य एकदम सरल वाक्य है, ये नहीं होगा। अब देखते हैं सुबह पहली बस पकड़ कर शाम तक लौट आओ, ये भी नहीं होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। और संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? दो वाक्य को कोई कारक जोड़ने का कार्य करता है तो उसके क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब मिश्र वाक्य में पहचानने की क्या है? की होगा, दो वाक्यों के बीच में क्या होगा? की, जो, वह, जितना, जहाँ, वहाँ, तो, यदि, जैसा, इधर, उधर जैसे शब्द जुड़े हुए होंगे। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो इस वाक्य में जो शब्द आ गया, दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? जो। तो जो शब्द आ गया तो वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अब बात करते हैं शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखो, तो अम्बुज, अम्बुज क्या होता है? ये होता है कमल। और अम्बुद क्या होता है? बादल। जहाँ पे अम्बुद में दे आ रहा है तो यहाँ पे क्या है? बादल है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो डैश वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर से, जैसे माता पिता, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, दो दो कह सकते हैं, या जय पराजय, या राष्ट्रभक्ति, इनमें क्या लगती है? योजक चिन्ह लगता है। उनको क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह की विभक्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देख सकते हैं पाहन। पाहन पत्थर को कहा जाता है, पाषाण भी कहा जाता है और उपल भी कहा जाता है। लेकिन उरग, उरग क्या होता है? तो उरग होता है सर्प। सर्प मतलब सांप। तो सांप के अन्य क्या होंगे? नाग होगा, अही होगा, भुजंग होगा, विषधर होगा, व्याल होगा, पनंग, सांप और सारंग आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये जो हैं सर्प के हैं, सर्प। ठीक है। अब बढ़ते हैं 24 प्रश्न पर। 24 में क्या देखा दे रखा है? इसको दे रखा है, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमांक 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को चार भागों में बांटकर यह रेलवे की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्प में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो देखो, ये पहले में क्या दे रखा है? आप सबको धोखा, धोखा, धोखा के बाद में कुछ ऐसी कीवर्ड को देखो ताकि वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखो, आप सबको धोखा दे सकते हैं, यानी कि रे से स्टार्ट होना चाहिए। रे से, तो रे से कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब देखते हैं रे के बाद में क्या है? बे। दे सकते हैं पर खुद को नहीं, ठीक है। फिर ले, दे सकते हैं आप खुद को, ठीक है। यह धोखा दे सकते हो तो पर वक्त को नहीं दे सकते, ये वाक्य ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर। अब देखते हैं 25। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो इसको परिणामवाचक में क्या, जिसका
तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, उसको क्या कहा जाता है? परिणामवाचक कहा जाता है। जैसे अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है अधिक या पता नहीं कितना है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ये चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, स्थान में क्या आता है? यहाँ, वहाँ, इधर आदि ये आते हैं। वो कालवाचक में क्या आता है? रात भर, आज, कल, हर बार और प्रतिदिन, ऐसे आते हैं काल में। वो परिणामवाचक में बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि ऐसे शब्द आते हैं। और रीतिवाचक में कैसे आते हैं? ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आदि शब्द किस में आते हैं? रीतिवाचक में आते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो फ्रेंड्स, यह है गद्यांश, और गद्यांश को, इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से रीडिंग करें और कीवर्ड्स को पकड़ें, तभी ये हमारा आसानी से गद्यांश हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। जैसे प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, प्राचीन समय की बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है? भारत के बारे में। और शिक्षा और संस्कृति के बारे की बात है। अब बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और अत्याधुनिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसमें शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता है। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थान या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते हैं। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोधक उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसमें फ्रेंड्स ये पूछ रखा है प्रश्न में, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो कहाँ की बात है? ये भारत के बारे में बात करी है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ए। अब बात करते हैं प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं, तो किस पर ध्यान देती हैं? विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर। बढ़ते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो ये प्रेरित कहाँ किया जाता है? रोजगार करने के लिए नहीं, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, ठीक। प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, गलत, किसी के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। अब बढ़ते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या? विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। शारीरिक और नैतिक मानसिकता के बारे में बात करी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब 30वें प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। वो उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द से पहले लगते हैं। देखते हैं। पुस्तक प्लस किय, तो किय शब्द किय में नहीं आता, क्योंकि पुस्तक को पुस्तक लिखेंगे तो ईय बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा। जैसे शब्द है भाव, तो भाव प्लस दिए,
ऐसे ही राष्ट्र प्लस ई है, पाणनी, तो पाणनी में ये लग जाता है। ऐसे भारत प्लस ई है। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य में, त्रुटि पूर्वक भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चयनित करना है। अनेक अध्यापकों को, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अध्यापक होना चाहिए, अध्यापकों नहीं, कोई शब्द नहीं होता है, अध्यापक खुद बहुवचन होता है, तो इसमें ए में त्रुटि है। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने। रंगभूमि प्रेमचंद ने। कर्मभूमि प्रेमचंद ने। ध्रुव स्वामिनी नहीं, ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब देखते हैं प्रेमचंद्र की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो सेवा सदन, गमन गोदान, रंगभूमि और कायाकल्प और मंगल सूत्र तथा कर्मभूमि, ये इन्होंने प्रेमचंद ने लिखी है। एक बात और बता दें, मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मंगल सूत्र किसकी रचना है? तो किसकी है? प्रेमचंद की, और अधूरा उपन्यास है ये। अब 33 वाले पे पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप में कौन कौन से आते हैं आप देख सकते हैं। देखो, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास और छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये अष्ट प्रधान है, अष्टछाप के कवि हैं। अब बढ़ते हैं 34, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वो सही आंसर है बहुत। क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह को मिला है। दिए गए विकल्पों में नामवर सिंह को वर्ष 1971 में कविता के नए प्रतिमान या समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दी गई रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो कौन सा है ये? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में, जो ऊपर मैंने व्याख्या बताई है। अब बढ़ते हैं अगले, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो क्या है, तक्षक, तक्षक क्या हो? तक्षक, तक्षक देखो बढ़ई को भी कह सकते हैं, सूत्रधार भी होता है, और विश्वकर्मा, लेकिन शिलान्यास को नहीं, ये अलग शब्द है। तो इसका क्या सही आंसर क्या बनेगा? सी। ऐसे ही बात करते हैं भाव। तो भाव को देखो, भाव क्या होते हैं? विचार होते हैं, दर अभिप्राय होते हैं, लेकिन भवन क्या होता है? ये होता है घर। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। रिक्त स्थान है, अब इनको देखते हैं। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 40वें प्रश्न पर पढ़ते हैं, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो वह यह क्या हो जाएगा? संक्रामक हो सकता है। आक्रामक तो कोई शब्द नहीं है, आक्रामक क्या होता है? आक्रामक तो किसी लड़ाई होती है, अतिक्रमक अधिक ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? संक्रमक बन जाएगा। ए आंसर ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो 2016 का 40 क्वेश्चन